दिल्ली विधानसभा चुनाव में लगातार कई चुनावों से हार रही भाजपा के लिए इस बार करो या मरो जैसी स्थिति है। यही वजह है कि महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव में सक्रिय रहा आरएसएस अब दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कमर कस चुका है। संघ जहां ड्राइंग रूम मीटिंग से लोगों को साधने में जुटा है, वहीं बीजेपी ने झुग्गियों पर फोकस बढ़ाया है। अपनी कार्य पद्धति के अनुरूप आरएसएस गली मोहल्लों में छोटी छोटी बैठकों का आयोजन कर रहा है, जिसमें औसतन 10 से 12 लोग उपस्थित होते हैं। आरएसएस का लक्ष्य है कि चुनाव से पहले लगभग ऐसी 5 लाख बैठकें की जाएं। अभी तक 1 लाख से अधिक बैठकें हो चुकी हैं। माना जा रहा है कि आरएसएस इन बैठकों की वजह से भाजपा को मिलने वाले फायदे की आशंका को देखते हुए ही आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सर संघचालक मोहन भागवत को पत्र लिखा है, जिसमें केजरीवाल ने भाजपा की नीतियों को आरएसएस के विचारों के विपरीत बताया था और सवाल ये भी उठाया था कि आरएसएस भाजपा की इन नीतियों का समर्थन करता है या नहीं। वहीं केजरीवाल के सियासी पत्र को नजरअंदाज कर आरएसएस अपने काम में लगा हुआ है। बिना झंडा, बैनर और बिना शोर शराबे के स्वयंसेवकों के घर में हो रही इन बैठकों के बारे में बाहरी लोगों को पता भी नहीं चलता, लेकिन संबंधित मोहल्ले के स्वयंसेवकों को पहले से इसकी सूचना होती है। बैठक में सीधे तौर पर भाजपा के लिए मतदान के लिए नहीं कहा जाता, लेकिन दिल्ली की मौजूदा हालात का आकलन किया जाता है और राष्ट्रवाद, हिंदुत्व और सामाजिक कार्यों को देखते हुए उम्मीदवार को वोट देने के लिए कहा जाता है। बैठक में मोहल्ले के सभी स्वयंसेवकों और आरएसएस से जुड़े परिवारों की सूची भी तैयार कर ली गई है, ताकि मतदान के दिन उनकी उपस्थिति सुनिश्चित कराई जा सके। इसके साथ ही दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा और आरएसएस के बीच समन्वय बढ़ाने की भी कवायद चल रही है। इस सिलसिले में दिसंबर के तीसरे हफ्ते में दिल्ली भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रदेश प्रभारियों के साथ आरएसएस के वरिष्ठ अधिकारियों की भी बैठक हुई थी। सूत्रों के अनुसार बैठक में उम्मीदवारों के चयन से लेकर चुनाव प्रचार और मतदान के दिन तक समन्वय की रूपरेखा को अंतिम रूप दिया गया है। आइए इस पर विस्तार से पॉलिटिकल एनालिस्ट रविंद्र सिंह शियोरन से बात करते हैं और समझते हैं इस पूरे मामले को कि आरएसएस दिल्ली में कितना एक्टिव है और कैसे काम कर रहा है। रविंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका दैनिक जागरण में। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं, हाँ जी, जैसे देख रहे हैं दिल्ली चुनाव नजदीक आ रहा है, धीरे धीरे आरएसएस की एक्टिविटी बढ़ गई है। महाराष्ट्र चुनाव देख लीजिए या हरियाणा इलेक्शन भी देख लीजिए, वहां भी आरएसएस काफी एक्टिव था। तो क्या ऐसा लग रहा है कि दिल्ली में केजरीवाल की टेंशन बढ़ जाएगी? जी बिल्कुल। नमस्कार ब्रिज जी, और बहुत धन्यवाद आपने मुझे इनवाइट किया। ये बात सही है आपकी कि आरएसएस जो है उसने इस बार चुनाव से पहले ये जाहिर किया है कि वो इलेक्शन में कैंपेनिंग में हिस्सा लेंगे और छोटी बड़ी कई सभाएं करेंगे। अ, हमने इस तरह का पहले देखा नहीं। देखिए, मैं आपको बताता हूँ। हम्म। आरएसएस हमेशा से बीजेपी की मदद करती रही है, लेकिन वो चुपचाप अपना काम करते हैं और उसके बाद उन्होंने कभी इस मामले को पब्लिसाइज नहीं किया। लेकिन हरियाणा के जो विधानसभा चुनाव हुए, वो ऐसा पहला मौका था जब इस बात को पब्लिसाइज करने की जरूरत पड़ी। इसके पहले कभी आरएसएस ने पब्लिसाइज नहीं किया, और जबकि सबको पता है कि बीजेपी के जो मूल कार्यकर्ता हैं वो आरएसएस के स्वयंसेवक हैं, और उन्होंने हर इलेक्शन में, छोटा बड़ा चुनाव हो, लोकसभा से लेकर और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन तक के चुनाव में बीजेपी के लिए काम किया। बहुत शांति के साथ वो काम करते रहे हैं, और उसके बाद कभी उन्होंने इस बात का जिक्र नहीं किया। एक बात। दूसरा, उनका जो कैंपेन चलता है वो बीजेपी से बिल्कुल अलग चलता है। वो हम्म। अपने हिसाब से कैंपेन करते हैं। बीजेपी के नेता कहाँ जाते हैं, अगर मैं आरएसएस का स्वयंसेवक हूं और चुनाव में मेरी ड्यूटी लगी है, तो बीजेपी का अगर कोई बड़ा नेता आएगा तो मैं उससे मिलने भी नहीं जाऊंगा। अगर वो हमारे हम्म। घर की कॉलोनी में भी आता है तो भी मैं उसके पर्चे लेने के लिए या उसके भाषण सुनने के लिए नहीं जाते। इस तरह का भी आरएसएस का जो काम हमेशा रहा है। लेकिन ये देखिए, पहली बार हरियाणा का चुनाव हमने देखा विधानसभा का, जिसके नतीजे आए, और उसमें इस बात की पब्लिसिटी की गई कि आरएसएस ने वहां पर करीब 10-15 हजार छोटी छोटी सभाएं करी हैं, जिसमें 10 आदमी से लेके 5 आदमी से लेके और घर घर जाके उन्होंने सभाएं की। ये पहली बार ऐसा आया। उसके बाद जो चुनाव आया महाराष्ट्र का, उस चुनाव में भी आया, दोनों चुनाव में आया कि उन्होंने हजारों हम्म। सभाएं की हैं, जिसका ये नतीजा आया। और ये हम्म। क्यों निकल के आया? क्योंकि लोकसभा का जो चुनाव था ब्रिज जी, उसमें हमने देखा हम्म। कि आरएसएस के कार्यकर्ता, आरएसएस के जो स्वयंसेवक हैं, वो ये एक घर बैठ गए हैं। इस तरह की बात फैली मार्केट में, इस तरह की बात फैली थी कि वो लोग घर बैठ गए और बड़े नाराज हैं। वो नाराज हम्म। हैं इसलिए घर बैठ गए हैं, और उस वजह से बीजेपी को एक भारी नुकसान हुआ। उसका कारण क्या हम्म। था कि बीजेपी की तरफ से जो स्टेटमेंट्स आई थी, बीजेपी के जो अब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उस टाइम भी अध्यक्ष थे, आज भी अध्यक्ष हैं, उन्होंने तो कह दिया था कि हमें अब आरएसएस की जरूरत नहीं रह गई है, आरएसएस की हम्म। जरूरत ही नहीं है।
फिर दूसरा, आरएसएस के जो स्वयं सेवक हैं उनके बीच में भी एक इस तरह की बात फैल गई थी कि जिस तरीके से बीजेपी काम कर रही है, हम्म। जिस तरह के बयान आ रहे हैं, उसके बाद तो हमारी जरूरत खत्म हो जाएगी, आरएसएस की हम्म। जरूरत ही नहीं रहेगी, क्योंकि बीजेपी तो 2 महीने पहले के, अगर इलेक्शन से 2 महीने पहले जिस तरह से माहौल बना रही है, उसके बाद ये लोग पेड वर्कर रख लेंगे, हमारी क्या जरूरत रह जाएगी। तो हाँ वो तमाम बिल्कुल। संदेश गया लोकसभा चुनाव में, उसके नतीजे हम लोगों को देखने को मिले। तो उससे हम्म। रिकवर करने के लिए आरएसएस ने हरियाणा के जो इलेक्शन हुए उसमें चुनाव के बाद ये बात फैली, चुनाव के बाद ये जानकारी दी गई, वही महाराष्ट्र में चुनाव के बाद दी गई। लेकिन दिल्ली के चुनाव में, दिल्ली का क्योंकि सबसे कठिन चुनाव है, और बिल्कुल। पिछले पिछले लंबे अरसे से बीजेपी हर जगह जीत पा रही है, लेकिन दिल्ली में नहीं जीत पा रही है, और हार भी इतना बुरी तरीके से रही है जिसकी कोई उम्मीद नहीं कर सकता। तो बिल्कुल। इसलिए बीजेपी के जो आम कार्यकर्ता है उसका मनोबल किसी तरीके से ऊपर हो, ये जानकारी देने के लिए, और हिंदुत्व की बात को आगे बढ़ाया जाए किसी तरीके से। और लेकिन हम्म। बार बार सातों सीटें लोकसभा की जीत पा रहे हैं, विधानसभा के चुनाव में आप हार जा रहे हैं, और हार भी इतनी बुरी तरीके से जा रहे हैं कि कभी 7 सीट आती है, कभी 2 3 सीट आती है। तो उस बात को कार्यकर्ताओं में इन्फ्यूज करने के लिए कोशिश है कि आरएसएस इस बार कंधे से कंधा मिलाकर काम करेगी, और वो उन्होंने अपनी एक तैयारी जो है वो शुरू कर दी है, ताकि लोग जो है मजबूती के साथ जुड़े। और उसी बात को आगे बढ़ाते हुए हमने आज देखा वही जो बात है, हम्म। प्रधानमंत्री ने भी जो आज एक शिलान्यास किया है जिस कॉलेज का, उसका भी नाम हमने देखा कि सावरकर के नाम पे रखा है। आमतौर हम्म। पर ऐसा होता नहीं है ब्रिज जी कि चुनाव की जो रैली होती है, पॉलिटिकल जो रैली होती है, उसमें किसी हम्म। शिक्षण संस्थान का इस तरीके से शिलान्यास किया जाए। और अगर किया जाए तो भी कॉलेज जो है, एक कॉलेज मतलब डिग्री कॉलेज है, वो कोई आईआईटी नहीं है, कोई आईआईएम नहीं है, एम्स जैसा संस्थान नहीं है, या फिर कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट नहीं है देश बिल्कुल। का बहुत बड़ा, जिसका हम्म। प्रधानमंत्री के स्टेचर का व्यक्ति उद्घाटन करे। तो दोनों थोड़ा सा विरोधाभासी बातें थी कि एक कॉलेज है, वो भी दिल्ली के आउटस्कर्ट्स में, दिल्ली के जो मुख्य इलाका है जहां पर ज्यादा कॉलेजेस होते हैं, नॉर्थ कैंपस है, साउथ कैंपस है, उनमें नहीं है। एक बिल्कुल बाहरी इलाका जो दिल्ली का है, वहां पर एक कॉलेज हम्म। बनने जा रहा है, उस कॉलेज का स्तर हम्म। किस तरह का होगा, वो कितना बड़ा कॉलेज होगा, उस पर कोई डिटेल नहीं है। क्या वो इन तमाम कॉलेज से बहुत और बेहतर कॉलेज होगा, उसमें शिक्षा की बहुत ज्यादा गुणवत्ता हाई होगी, इन बातों का हमको अभी जानकारी नहीं है। तो वहां हम्म। पर प्रधानमंत्री आते हैं, वहां पर उसका उद्घाटन करते हैं, और उसका सावरकर के नाम पर जो है वो उसका नाम रखा जाता है। तो जाहिर है कि पिच यही है, टोन यही रहेगी इलेक्शन की, कि हिंदुत्व के आधार पर चुनाव लड़ा जाए। क्योंकि देखिए ब्रज भाई, दिल्ली में जाति नहीं चलती है, दिल्ली का चुनाव हाँ। जातिगत आधारित नहीं है। तो इसलिए हम्म। बीजेपी के पास हरियाणा में जाति चलती है, वहां पर जाति चला दिया, उत्तर प्रदेश में भी जाति चलती है, हिंदुत्व का कार्ड भी चलता है, वो चला दिया। लेकिन दिल्ली जो है वो एक अलग किस्म का यहाँ का वोटर है, बहुत 80%, 70%, 90% वोटर तो वो है जो बाहर से आया है, मेरे जैसा आप हम्म। जैसा व्यक्ति है, कोई हरियाणा से आया है, कोई यूपी से आया है, कोई बिहार से, और बिल्कुल। देश भर से लोग आए हैं। मुझे लगता है देश में ऐसा कोई जगह नहीं होगा, जो ऐसा कोई प्रदेश नहीं होगा जहाँ के 7 8 लाख वोटर दिल्ली में ना हो। हम्म। तो ऐसी इतनी बड़ी जो संस्थान है, इसमें अलग अलग तरह के मुद्दे हैं। तो अब उनको एक जगह कैप्चर करने की जो बीजेपी कांग्रेस कोशिश कर रही है, बीजेपी माफ कीजिएगा, वो यही है कि किसी तरीके से हिंदुत्व पर इस चुनाव को लेके जाया जाए। और हिंदुत्व के पिच पर ही आना पड़ रहा है केजरीवाल को भी। केजरीवाल को हमने हम्म। पिछली बार भी देखा कि उनको तो देखिए केजरीवाल तो हनुमान पत्र भी लिख चालीसा, दिए, मोहन भागवत को पत्र भी लिख दिए। इस बार मोहन भागवत को पत्र लिख दिए, और पिछली बार उन्होंने हनुमान चालीसा पढ़ दी थी। तो हम्म। केजरीवाल भी इस बात को अच्छे से समझ गए हैं कि अगर बीजेपी का मुकाबला उनको करना है, तो उनको भी वही हथियार हथकंडे अपनाने पड़ेंगे जो बीजेपी अपनाती है। और इसीलिए वो देखिए, रोज हम लोग देख रहे हैं ब्रज भाई, पिछले हम्म। एक हफ्ते 10 दिन से, कि हम्म। केजरीवाल 12 बजे के आसपास एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, और बीजेपी और कांग्रेस उसका जवाब देते फिरते हैं। वही हो हम्म। रहा। आज प्रधानमंत्री ने पहली बार, क्योंकि उनकी रैली थी, तो उन्होंने एक एजेंडा सेट किया जिस पर हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं। आमतौर हम्म। पर यही होता है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों मजबूर हो जाते हैं केजरीवाल की बातों का जवाब देने के लिए। अब केजरीवाल तो एक बड़ा चेहरा है, दिल्ली इलेक्शन में केजरीवाल सबसे बड़ा चेहरा है। कांग्रेस और हम्म। बीजेपी दोनों के पास इतना बड़ा कोई चेहरा नहीं है, और ये उनके लिए एक बहुत नेगेटिव जो है वो हो रहा साबित, कि उनके पास चेहरा ना होना। 25 साल से बीजेपी हम्म। सत्ता से बाहर है, उनके पास कोई चेहरा नहीं है। उन्होंने हम्म। पूर्वांचली वोटर्स पे भी मनोज तिवारी को बना के दांव खेला, नहीं चला। हम्म। उन्होंने वीरेंद्र सचदेवा को अब बनाया है, इसके पहले जो बनिया समाज यहाँ का था उस पर भी उन्होंने दांव खेला, जब वो रोहिणी के विधायक को अध्यक्ष बनाया था, विजेंद्र गुप्ता को। हाँ तो हाँ हाँ। उन्होंने तमाम कोशिशें करी, लेकिन वो नहीं चली। हर्षवर्धन को बनाया, वो भी नहीं चला। तो तमाम दांव बीजेपी की यहाँ पर फेल हो रहे हैं। और कांग्रेस जो है, वो कांग्रेस की स्थिति तो कितनी कमजोर है वो हम देख ही रहे हैं। हम्म। कांग्रेस का तो पूरा दारोमदार यही है कि किसी तरीके से जो वोटर है मुस्लिम इलाकों में, वहां उनका थोड़ा सा इन रोड ज्यादा बन जाए। उसके अलावा कांग्रेस पार्टी के पास कुछ ज्यादा करने के लिए है नहीं।
और इसीलिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों कमजोर स्थिति में दिख रही हैं और केजरीवाल थोड़े से मजबूत इस चुनाव में कहीं ना कहीं दिख रहे हैं। वैसे स्ट्रैटेजी डिफरेंस क्या है, मतलब केजरीवाल की स्ट्रैटेजी और दूसरी तरफ आरएसएस की स्ट्रैटेजी? देखिए आरएसएस का तो काम वही, आरएसएस का तो काम मीडिया से दूर रहता है। क्योंकि पांच आरएसएस तो लाख बैठकें छोटी छोटी जगहों पर सब मोहल्ले में मिल रहे हो, किसी को पता तक नहीं चल पा रहा है। वही वही मैं कह रहा हूँ कि आरएसएस जो काम करती है वो तो मीडिया की ग्लेयर से दूर करती है, मीडिया की हम्म। लाइमलाइट से दूर करती है। और हम्म। केजरीवाल का जो पूरा कैंपेन है वो है ही मीडिया के बेस, वो सोशल मीडिया पे और प्रोपेगेंडा के आधार पर है। वो एक शिगुफा छोड़ते हैं, उन्होंने शिगुफा छोड़ दिया कि जो मुख्यमंत्री आतिशी हैं वो गिरफ्तार होने वाली हैं, उसके बाद गायब। अब उसी पे आप डिबेट करते रहेंगे कि क्यों गिरफ्तार होंगे, ईडी का मामला है, सीबीआई का मामला है। तो वो इस तरह शिगुफे छोड़ने वाले काम करते हैं और वो उसके बाद चर्चाओं में बने रहते हैं। आरएसएस का जो काम है, आरएसएस जो वो है वो चुपचाप काम करती है, अपने हम्म। कार्यकर्ताओं के साथ जाती है, उनका जो स्वयंसेवक हैं और अपनी मीटिंग करते हैं। उनको जिस तरीके से भी मीटिंग करनी होती है उसकी कोई हम्म। खबर बाहर नहीं आती, उसकी कोई तस्वीर बाहर नहीं आती और वो लोग धीरे धीरे अपना काम करते रहते हैं। तो ये पहली, वही मैं कह रहा हूं, पहली बार ऐसा हुआ है कि लाखों की संख्या में बैठकें करेंगे और ये जानकारी आम आदमी को दी गई है, मीडिया को दी गई है। तो ताकि किसी तरीके से जो बीजेपी का छोटा मोटा हम्म। कार्यकर्ता है, थोड़ा बहुत हम्म। कार्यकर्ता है, उसका मोरल बूस्ट किया जाए और इलेक्शन में वो लोग वापसी कर पाए कि इस इलेक्शन में वो भी लोग मजबूत हैं, आरएसएस का साथ उनको मिल रहा है। तो ये मोरल बूस्टर की तरह से देखा जा रहा है और उसी पिच पर बीजेपी काम कर रही है, वही हिंदुत्व का मुद्दा लेके बीजेपी चुनाव में कूद रही है। तो क्या बीजेपी चैलेंज दे पाएगी इस चुनाव में केजरीवाल को, कि एक तरफा ही है हर साल के, मतलब जो 5 साल में चुनाव हो रहे हैं दिल्ली के? देखिए उतना आसान तो नहीं है इस बार, इतना आसान अच्छा। तो नहीं है वृद्धि, हाँ आसान तो चुनाव नहीं है इस बार। वाकई बड़ी चुनौती है केजरीवाल के सामने, क्योंकि केजरीवाल की भी छवि जो है देखिए वो तो कहीं ना कहीं धूमिल हुई है। हम्म। केजरीवाल का पूरा कैबिनेट जो है वो जेल में गया, हालांकि वो एक बात अलग है कि उनके कुछ साबित अभी तक हुआ है कि नहीं हुआ है। लेकिन जो उनकी सबसे बड़ी पूंजी थी, केजरीवाल की हम्म। जो सबसे बड़ी पूंजी थी वो यही थी कि वो ईमानदारी से काम करते हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करते हैं। और उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं वो भ्रष्टाचार के ही लगे हैं। और हाँ। भ्रष्टाचार के आरोप जिस व्यक्ति पर लगे हों तो उसके बाद उनको सफाई देने के लिए पड़ता है। तो पहले, अगर 2-3 महीने पहले की हम बात करें तो केजरीवाल की स्थिति बहुत कमजोर थी, बहुत खराब थी। हम्म। लेकिन उन्होंने वाकई में बहुत सघन कैंपेन किया है, हर इलाके में गए हैं, सार्थक लोगों से बातचीत की है उन्होंने, और उसका असर थोड़ा सा दिख रहा है कि केजरीवाल अपनी पोजीशन को सुधार पाने में कामयाब हो रहे हैं। अब वो पिछली बार जितनी सीटें जीत पाएंगे उसकी संभावनाएं मुझे नहीं लगती हैं। पिछली बार सीटें, जितनी सीटें जीती थी उतने शायद केजरीवाल ना जीत पाए। लेकिन हाँ, केजरीवाल के लिए बड़ी चुनौती है और केजरीवाल के लिए इस बार वाकई बड़ी चुनौती दोनों फ्रंट से है कि बीजेपी भी कहीं ना कहीं गेन करते हुए दिख रही है। और बड़ी जो चिंता केजरीवाल की है वो है कि कांग्रेस पार्टी भी कहीं ना कहीं मुस्लिम वोटर्स में इनरोड बनाती हुई दिख रही है। तो ये दोनों जो तकलीफें हैं, इससे केजरीवाल की जो वोट्स हैं वो थोड़े से कम होंगे और उसका नुकसान केजरीवाल को भुगतना पड़ सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद रविंद्र जी हमसे बात करने के लिए। दिल्ली चुनाव नजदीक आ गया है तो हम आगे भी अपडेट लेते रहेंगे, आपसे बातचीत करते रहेंगे दिल्ली चुनाव को लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। धन्यवाद ब्रिज जी, थैंक यू वेरी मच।